अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दुआ जफर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम अपनी लो बैक पेन की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने जहां तक देखा था कि कमर दर्द किन किन वजह से है। अगर आपको कमर में दर्द आ रही है तो उसकी एक तरह का ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि आप वजह क्या आ रही है, एक्चुअली रूट कॉज क्या है। हमने डिस्क स्लिप को डिस्कस कर लिया है, उसकी सारी ट्रीटमेंट सब कुछ देख लिया हमने। डिस्क स्लिप को डिटेल में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख के आए, क्योंकि उसके बगैर आपको ये भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि आज हम वो चीज़ देखेंगे, डिस्क स्लिप अगर हो गई है तो वो आगे क्या प्रॉब्लम कॉज कर रही है। डिस्क स्लिप जब होती है तो वो शियाटिका कॉज करती है। तो आज की डिटेल वीडियो है शियाटिका के बारे में। व्हाट इज शियाटिका, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शियाटिका। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अगर टांग में दर्द आ रही है, कमर में दर्द है, तो वो शियाटिका है या नहीं है। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले बात आती है कि शियाटिका है क्या और इसको शियाटिका बोलते क्यों है। शियाटिका हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी शियाटिक नर्व कंप्रेस होती है। बॉडी में डिफरेंट टाइप की नर्व्स होती हैं, जिनमें से एक है शियाटिक नर्व। ये निकलती कहाँ से है, ये बिल्कुल हमारे ये कमर के पीछे वाला लो बैक वाला जो एरिया होता है यहाँ से निकलती और बिल्कुल टांग के पिछली साइड पे जाती है। पीछे से गुजरती हुई पाँव तक ये नर्व जाती है। इसीलिए शियाटिका की पेन हमेशा हमेशा टांग की पीछे वाली साइड पर आती। कभी भी आगे वाली साइड पर अगर आपको दर्द आ रही है वो शियाटिका नहीं होता। शियाटिका हमेशा पीछे साइड पे जाती है, पीछे से निकल के कमर से पीछे ही साइड पर जाती है और यूजुअली एक ही टांग में होता है। ये एक ही साइड की नर्व कंप्रेस हुई होती है। अब किन किन वजह से हो सकती है वो चीज़ तो हम आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है ना जो, वो ये है कि शियाटिका खुद एक डायग्नोसिस नहीं है। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें लिख के देते हैं ना कि एक ये मेजर आपको ये मसला है। मेजर मसला जो हमारा डिफरेंट होता है, अब उस मसले में हमें साइंस एंड सिम्टम्स डिफरेंट आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मलेरिया में भी बुखार आ रहा है, हमें टाइफाइड में भी बुखार आ रहा है, लेकिन ऊपर से ये दोनों मसले चेंज है। बुखार को अगर हम देखें तो आप शियाटिका को एक बुखार, सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेम उसी तरह ये एक सैम्पटम आ रहा है हमें। जिस तरह फीवर एक कॉमन सैम्पटम है, अब वो मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, नॉर्मल फीवर भी हो सकता है। उसी तरह शियाटिका एक सैम्पटम है, ऊपर से उसकी प्रॉब्लम और है। वो डिफरेंट कॉजेस की वजह से ये शियाटिका आ सकता है। तो जब तक हमें उसका मेन कॉज नहीं पता चलेगा, मेन डायग्नोज हम नहीं करेंगे, तब तक हम शियाटिका ट्रीट नहीं कर सकते। और शियाटिका एक्चुअल खुद एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है अगर हमें उसका सही कॉज पता चल जाए। लेकिन वो लटकता रहता है, क्रॉनिक केस बन जाता है 2 साल 4 साल 6 साल, क्योंकि हम पीछे से उसके कॉज पे तो जाते नहीं, सारे सिर्फ टांग की दर्द पे लगे हुए हैं। टांग की दर्द कैसे जाएगी अगर, तो देखें अब मैं एक कॉजेस को हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको एक बात बताऊं, पीछे यहाँ से मैंने आपको बताया कमर से निकलती, निचले वाला जो कमर का हिस्सा होता है यहाँ से ये निकलती है। अब यहाँ से अगर डिस्क हमारी स्लिप हुई है, जो इसका फर्स्ट कॉज भी है, डिस्क हमारी स्लिप हुई है, तो ये डिस्क उसके साथ नर्व के साथ लग रही है, नर्व के साथ वो लग रही है, नर्व कंप्रेस हो रही है, ऐसे वो दब रही है नर्व, तो वो पूरी टांग में दर्द जाएगी। अब हम टांग की दर्द को ट्रीट कर रहे हैं, वो ठीक नहीं होगी। कैसे ठीक होगी, जब तक हम उस डिस्क को वापस पीछे करके वो नर्व को कंप्रेशन को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा नीचे वाला मसला कैसे हल होगा। तो ये सबसे निग्लिजेंस हम करते हैं फिजियोथेरेपी में, जिसकी वजह से हमारा पेशेंट बहुत लंबा चला जाता है। सबसे पहले उसकी कॉज को देखें कि किस वजह से हो रहा है। जब हमें वजह पता चल जाएगी तो वो 2 से 3 दिन में, अगर मतलब डिस्क स्लिप हुई है फौरन से एक्यूट से, तो वो फौरन ठीक हो जाएगा, क्रॉनिक में जाता ही नहीं पेशेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम देखते हैं इसके कॉजेस कौन कौन से हैं। अब शियाटिका के कॉजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला कॉज आता है डिस्क स्लिप, जो कि मैंने अभी आपको समझाने के लिए हल्का फुल्का एक कॉन्सेप्ट दिया है। डिस्क स्लिप की डिटेल में वीडियो में बता चुकी हूँ, उसकी ट्रीटमेंट प्लान सब कुछ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको ये समझ आए, वरना आपको ये भी समझ नहीं आएगी। क्योंकि मैं इसीलिए इसको एक सीरीज में लेके चल रही हूँ ताकि हर पॉइंट क्लियर हो, कोई भी पॉइंट मिस ना हो।
अब अगर एक इंसान को डिस्क का ही नहीं पता तो उसको कैसे समझ आएगी कि डिस्क स्लिप हो रही है तो उसकी वजह से शियाटिका क्या आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं समझा चुकी हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, वो ज़रूर देखिएगा। अब डिस्क हमारी बॉडी में इस तरह पड़ी हुई है, उसके साथ सारी नर्व्स गुजर रही हैं। अब ये उसकी नॉर्मल स्पेस है, ये नर्व गुजर रही है, ठीक है। अब वो स्लिप हो गई पीछे की तरफ, पीछे तो नर्व्स पड़ी, पीछे उसके कुछ ना कुछ तो पड़ा है। अब नॉर्मल पोजीशन उसकी ये थी, उसने यहाँ रहना था, उसके साथ जो स्ट्रक्चर गुजर रहे थे उनकी नॉर्मल पोजीशन ये थी, सारा काम सेट था, लेकिन अब वो स्लिप हो गई है। अब उसके साथ वाले जो आसपास वाली चीजें पड़ी हैं वो भी तो इफेक्ट होंगी। अब वो स्लिप हुई तो पास जो नर्व थी वो कंप्रेस हो गई। अब वो कंप्रेस होगी तो उसने जिधर जिधर जाना है, जिधर जिधर उसका रूट है, वो हर जगह पेन आएगी। अब ये डिफर कर सकता है कि किसी को सिर्फ घुटने के पीछे तक दर्द रहती है, किसी को पूरी टांग तक जाती है, पांव तक चली जाती है। होती है पिछली साइड पर ही है, कमर के पीछे से निकलती है, बटक वाले एरिया से नीचे जाती है, घुटने तक रह सकती है, पांव तक जा सकती है। ये चीजें वेरी कर सकती हैं, लेकिन होती है बैक साइड पर ही है, क्योंकि ये अब उसकी आगे डिग्री पे वेरी करता है कि वो किस हद तक कॉम्प्रेस हुई है, कितनी देर हो गई है, कितनी ड्यूरेशन है, अब वो डिस्क क्रॉनिक हो गई है। तो ये चीजें वेरी करती हैं, लेकिन ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज आता है शियाटिका का। और हमारे जो यंग पेशेंट्स में टांग में दर्द जा रही होती है या कमर में दर्द हो रही होती है ना, बटक तक भी आ रही होती है, तो इसका मेन कॉज डिस्क स्लिप ही होता है। तो आपको जब भी टांग में दर्द है, शियाटिका की ट्रीटमेंट अलग है, उसके स्ट्रेचेस अलग हैं, वो तो करने ही करने, लेकिन पीछे से आपने ये चीज देखनी जरूर है कि किस वजह से आ रही है, तभी इसकी ट्रीटमेंट हम सही तरह से कर पाएंगे। ये जो हमारा फर्स्ट कॉज है ना डिस्क स्लिप, ये होता कौन से वर्टिब्रास पर है, तो ये हमने डिस्क स्लिप में भी देखा था, L4, L5, S1 हमारे एरिया पर ये डिस्क स्लिप होती है। 99% यहाँ पर ही होती है कि, और हमारी शियाटिक नर्व भी यहाँ से ही निकल रही होती है, तो वो फिर पूरी टांग में दर्द जा रही होती है। पीछे वाली साइड पर मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ इस चीज को कि शियाटिका की पेन आगे नहीं होती, हमेशा पीछे वाली साइड पर होती है। एरिया भी मैंने आपको बता दिया, एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अगर आपको एक्यूट डिस्क स्लिप हुआ, यानी फौरन से आप झुके हैं, आपकी डिस्क स्लिप हो गई है, उसकी वजह से वो होते साथ एकदम इतनी सवेयर हो गई है कि वो साथ ही नर्व को कंप्रेस कर रही है। और अगर नहीं भी हो सकता कि वो डिस्क स्लिप हुई है, हल्की सी अपनी जगह से हुई है, अभी तक वो नर्व तक नहीं पहुंची, लेकिन फिर क्या, वो डिस्क स्लिप को हमने ठीक नहीं किया, तो फिर वो बाय द टाइम क्रॉनिक होता जाएगा और वो पीछे 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 और जाती जाएगी और फिर वो नर्व को कॉम्प्रेस करेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, हर तरह की डिफरेंट ट्रीटमेंट, हर प्रॉब्लम की डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट होती है, ये बात आपने समझनी है। और मैं डिटेल में हर चीज की अलग से ट्रीटमेंट बताऊंगी आपको। अब बात करें अगर हम अपने दूसरे कॉज की, तो वो है केनाल स्टेनोसिस। जैसे हमने देखा कि जो पहला कॉज है वो मोस्टली होता है यंग पीपल्स में, तो ये वाला जो केनाल स्टेनोसिस है ये होता है ओल्ड पीपल्स में। डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से हमारे स्पाइन में जो डिजेनरेटिव चेंजिंग्स आती है एजिंग के साथ साथ, उस वजह से ही होती है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस एक्चुअली क्या है, स्टेनोसिस हम बोलते हैं नैरोइंग ऑफ केनाल, यानी केनाल छोटी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल वो इतनी थी तो अब वो इतनी हो गई है, बिल्कुल होल, अब उसका पहले उसके अंदर से ऐसे गुजर रहा था कुछ, अब वो छोटी सी हो गई है। अब देखिए कॉम्प्रेस होना है, मैंने स्टार्ट में एक बात बोली थी कि इस सब में शियाटिक नर्व ने कॉम्प्रेस ही होना है। पहले वो कॉम्प्रेस हुई जब डिस्क स्लिप हो गई, पीछे पड़ी थी, कॉम्प्रेस हो गई, पिंच हो गई। अब केनाल के अंदर से वो गुजर रही है, ये केनाल है और ये उसके अंदर से गुजर रही है, अब केनाल ही छोटी हो गई, वो फिर कॉम्प्रेस हो गई। शियाटिक नर्व ने अपने पैसेज के दौरान कॉम्प्रेस होना है, पिंच होना है, किसी भी चीज, अब वो डिफरेंट तरह से डिफरेंट वेज में हो सकती है। तो अब ये स्टेनोसिस जो है मैंने समझा दिया। स्टेनोसिस अब दो तरह का होता है, केनाल स्टेनोसिस और फोरामिना स्टेनोसिस, फोरामिना केनाल स्टेनोसिस, सेंट्रल केनाल स्टेनोसिस एंड फोरामिना केनाल स्टेनोसिस। अब इनमें फर्क क्या है, जो हमारी होती है ना सेंट्रल केनाल, वहां से स्पाइनल नर्व गुजर रही होती है, स्पाइनल केनाल बेसिकली वो हो रही होती है, और जो फोरामिना केनाल होती है वो दोनों वर्टिब्रास के दरमियान होती है। मैं यहाँ पर पिक्चर आपको लगाऊंगी ताकि आपको सही तरह से समझ आए। तो ये दोनों जगह पे, अब एक जगह पर भी हो सकता है, दूसरी जगह पर भी हो सकता है, तो ये भी अब डिफर करता है कि वो किस जगह पर हो रहा है, उस तरह से हम उसको ट्रीट करें। फोरामिना केनाल की अलग से ट्रीटमेंट आती है, स्टेनोसिस अगर उधर हुई है, सेंट्रल केनाल में स्टेनोसिस हुई है, उसकी अलग तरह से ट्रीटमेंट आती है। अब वो स्टेनोसिस हो गई है, वो छोटी हो गई है, नर्व छोटी हो गई है, कॉम्प्रेशन आ रही है, कॉम्प्रेशन आ रही है, तो अगेन बैक पे भी पेन आएगी, टांग में भी दर्द जाएगी। तो ये एक दूसरा कॉज है शियाटिका का। शियाटिका
खुद एक मसला नहीं है। अब हमने 2 मसले देख लिए, डिस्क स्लिप हुआ जिसकी वजह से शियाटिका हो रही है, दूसरा केनाल स्टेनोसिस हुई जिसकी वजह से शियाटिका हो रही है। अब अगर हम बात करें तीसरी प्रॉब्लम की, तो तीसरी प्रॉब्लम है फेसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी। अब ये भी डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ओल्ड पीपल्स में ज्यादा होते हैं। हमारे फेसेट ज्वाइंट्स जो होते हैं, हमारी पूरी स्पाइन पर लगे होते हैं जो ज्वाइंट्स, ये चीज मैंने समझाई हुई है, पूरी स्पाइन, पूरी वर्टिब्रास, हर चीज मैंने अच्छी तरह समझाई हुई है पिछली वीडियोस में। तो अगर आप लोगों को इधर से मेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही ना, तो मैं जो जो ऊपर लिंक दूंगी वो काइंडली जरूर देखिएगा, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, फेसेट ज्वाइंट, दोनों वर्टिब्रास जिस तरह मिले होते हैं तो उनके साइड पर होते हैं ज्वाइंट्स, फेसेट ज्वाइंट्स। अब वो ज्वाइंट्स में कोई ना कोई चेंजेस आ गई है, वो मतलब मिल रहे हैं आपस में, डिफरेंट तरह की चेंजिंग आ सकती है। बॉडी हमारी है ना जो, वो बहुत हर तरह की, हर पेशेंट की बॉडी डिफरेंट होती है। वो मेरे ऊपर एक चीज और तरह से रिएक्ट कर रही है, किसी और के ऊपर और तरह से रिएक्ट करेगी। तो ये पेशेंट टू पेशेंट चीजें वेरी करती हैं। इसमें भी क्या होना है कि फेसेट ज्वाइंट से भी वो क्या, शेटिक नर्व जो है वो कॉम्प्रेस होगी, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स आसपास पड़े हैं। वर्टिब्रास के साथ ही नर्व गुजर रही है, डिस्क उधर से स्लिप हो रही है, कॉम्प्रेस कर रही है, स्टेनोसिस वहां ही हो रही है, फोरामेनास के दरमियान या सेंट्रल कैनाल के दरमियान, फेसेट ज्वाइंट भी वहां ही पड़े हैं। तो उन सब ने क्या करना है, शेटिक नर्व को कॉम्प्रेस करना है। तो अगेन ये तीसरा कॉज हो गया जो हमारी टांग में दर्द की वजह हो सकता है और जिसको देखना जरूरी है। चौथा मेरे पास जो कॉज आता है ना, वो बहुत ज्यादा उसको इग्नोर किया जाता है, पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। एक्चुअली हम लोग उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। अब पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता क्या है, और ये शियाटिका और पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम थोड़ा डिफरेंशिएट भी करता है, ये बात भी आपने समझनी है किस तरह से। पीरिफॉर्मिस मसल हमारा जो होता है ना, वो बिल्कुल ये बटक वाली साइड पर होता है, बिल्कुल जो हमारा हिप का ये बैक वाला एरिया होता है ना, जिधर यूजुअली इंजेक्शन लगाया जाता है बटक पर, वो एरिया होता है पीरिफॉर्मिस मसल। तो बैठने की वजह से जिनकी खास करके इस तरह की रूटीन होती है कि उनका वर्किंग टाइम ही सिटिंग में होता है, ऑफिस वर्कर्स होती हैं या कुछ भी इस तरह का, तो उनके वो मसल्स ना टाइट होते हैं। अब हम लोग, वो नर्व जब ऊपर से निकली है, निकलती कहाँ से थी, शियाटिक नर्व लो बैक वाले एरिया से, वो वहां से निकलकर हिप से ही नीचे टांग में जाएगी ऑब्वियसली। तो अब वो हिप में से भी गुजरेगी जब, तो ऊपर उसके मसल होता है पीरिफॉर्मिस मसल, नीचे से उसने गुजरना होता है, बिल्कुल पीरिफॉर्मिस मसल के नीचे से उसने इस तरह से गुजरना है। ये पीरिफॉर्मिस मसल है ऊपर, नीचे से वो गुजर रही है। अब पीरिफॉर्मिस मसल रिलैक्स है, फिर तो वो इजीली पास आउट कर जाएगी। लेकिन अगर पीरिफॉर्मिस मसल ही टाइट हो गया हुआ है, वो इस तरह टाइट है, तो अब फिर उसका गुजरना मुश्किल हो गया, फिर वो कंप्रेस हो सकती है अपने रास्ते में। तो ये एक चौथा और अवॉइडेड, बिल्कुल हम उसको भूल जाते हैं कि ये भी वजह हो सकती है, और होती यही वजह है जो हमारे नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि इस तरह का मसला ज़्यादा होता है। हम बैठ रहे हैं, हम लोग हर टाइम बैठे हुए हैं, तो हमारे ये मसल्स टाइट रहते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे वेरी करती है। शियाटिका जो होती है ना, उसकी दर्द हमेशा नीचे तक जाती है, बटक से नीचे तक तो ज़रूर जाएगी, वो फिर घुटने तक रह सकती है। लेकिन जो पीरिफॉर्मिस, एक्चुअली एक पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी होता है, वो क्या होता है कि सिर्फ बटक तक पेन रह रही है, वहाँ उस मसल तक पेन रुक रही है, कमर से निकल रही है लेकिन बटक तक रह रही है। तो ये 2 चीजें भी आपने देखनी है कि आपको टांग में दर्द पूरी टांग में आ रहा है या सिर्फ बटक तक रह रहा है, तो इन दोनों की भी डिफरेंट ट्रीटमेंट है। लेकिन ये एक शियाटिका का भी वजह बन सकती है। शियाटिका की भी, अगर यहाँ के मसल्स टाइट है तो अगेन शियाटिक नर्व जब यहाँ से गुजरेगी तो वो कॉम्प्रेस होगी, जब कॉम्प्रेस होगी तो पूरी उसके पैसेज के दौरान पेन कॉज करेगी। ये 4 डिफरेंट कॉज हैं जिसकी वजह से ये दर्द आती है, ये खुद एक मसला नहीं है। तो जब हम इसको ठीक करेंगे, इस ओरिजिनल मसले को ठीक करेंगे, तब ही हमारा शियाटिका ठीक होगा, वरना जितना टाइम मर्जी लगा लें हम इसके ऊपर, जितने मर्जी शियाटिका के स्ट्रेचेस दे दें, ये ठीक नहीं होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा है कि शियाटिका एक्चुअली है क्या, और अगर शियाटिका को ठीक करना है तो उसके लिए हमें पहले उसका मसला जानना जरूरी है कि किस वजह से हो रहा है, तभी शियाटिका ठीक होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।